सभी भैया बहनों को स्नेह। आइए अब हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी के पश्चात हम किसी रेखा की ढाल या प्रवणता के संबंध में विचार करते हैं। सामान्य तौर पर हमको ध्यान रखना है कि अगर एक बिंदु का निर्देशांक हम लिखें x1 y1 और दूसरे बिंदु B का निर्देशांक हम लिखते हैं x2 y2, तो ऐसी स्थिति में दो बिंदुओं के बीच जो AB है, इस AB का जो ढाल ज्ञात करना हो, AB की ढाल, तो ये जो ढाल का सूत्र होगा ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बहुत आसानी से हम लोग जो है दो बिंदुओं के बीच और ढाल का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए 2 3 और 5 7 ये दो बिंदु हैं A और B, इन दोनों बिंदुओं के बीच हमको ढाल ज्ञात करना है। तो ढाल का मान हो जाएगा y2 माइनस y1 मतलब 7 ऋण 3 बटे x2 माइनस x1 5 ऋण 2 5 ऋण 2। इस प्रकार से 7 में से 3 गया तो 4 और 5 में से 2 गया तो 3। इस प्रकार ये 4/3 जो है वह ढाल कहलाता है। इस ढाल को हम या तो m से व्यक्त करते हैं या तो इसको tan थीटा भी कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे, किसी भी रेखा की जो ढाल है वह उसकी क्या कहना चाहिए, उसको हम m से व्यक्त कर सकते हैं और वो tan थीटा के बराबर भी होता है। तो ये दोनों बातें अपने को ध्यान में रखनी है। हम बहुत ही आसानी से किसी भी रेखा की ढाल का पता लगा सकते हैं। अब अगर मान लिया जाए हम थोड़ा सा सैद्धांतिक तौर पर प्रवणता को या ढाल को समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये निर्देशाक्ष है और इस निर्देशाक्ष को ये एक रेखा जो है वो x अक्ष को एक किसी कोण पर काटती है, इसको हमने थीटा लिखा। तो कुल मिला के हम यदि कहें, ये मान लीजिए x1 y1 बिंदु का निर्देशांक है और ये किसी दूसरे बिंदु का निर्देशांक है x2 y2। तो यदि हम लोगों को बिंदु का मान दिया गया हो तो हम बहुत आसानी से और प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से प्रवणता होता क्या है, तो हम कहते हैं किसी भी रेखा का x अक्ष से झुकाव का स्पर्शज्या मान जो है वो क्या कहलाता है, रेखा की प्रवणता कहलाता है। तो झुकाव क्या है, थीटा का स्पर्शज्या मतलब tan, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रवणता से व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रवणता हो गया। अब अंतःखंड, कोई रेखा जो है वो मान लेते हैं ऐसा प्रतिच्छेद करती है, तो मूल बिंदु से x अक्ष पर वह किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो हम ये कहते हैं x अक्ष को जिस बिंदु पर और जो रेखा है वो प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी है, इस बिंदु का और इस मूल बिंदु से जो दूरी है वो x अक्ष पर अंतःखंड होगा। और ठीक इसी प्रकार से कोई रेखा जो है y अक्ष पर उसको जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी होगी वो y अक्ष से काटा गया अंतःखंड कहलावेगा। अर्थात अंतःखंड हम किसको कहते हैं, x अक्ष अथवा y अक्ष की मूल बिंदु से और जो दूरी है ना, जहाँ से वो रेखा होकर गुजर रहा है, इसको हम बोल देंगे अंतःखंड। अब यदि अंतःखंड को हम व्यक्त करना चाहें तो इसे हम C से व्यक्त करते हैं। तो एक बात हमको ध्यान में रखना होगा कि यदि हमको प्रवणता m का मान ज्ञात हो और C अंतःखंड का मान ज्ञात हो, तो रेखा का जो समीकरण होता है, रेखा का समीकरण वो y = mx + c इस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा कि m का मान क्या होता है, तो x के साथ जो भी है, जब हम y को अकेले रखते हैं तो x के साथ जो भी है वही m है, और जो गुणांक के रूप में इकलौता है, अकेले हो, जिसमें x y जिसके साथ ना हो, वो जो है उसका अंतःखंड कहलाता है। अब यदि मान लिया जाए ये अंतःखंड जो है वो y अक्ष से काटा गया अंतःखंड होता है, ध्यान रखेंगे, y अक्ष से काटा गया अंतःखंड। तो कुल मिला के अगर मान लिया जाए कोई रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरे, ये ऐसा, तो y अक्ष से काटे गए अंतःखंड का मान क्या हो जाएगा, 0। तब ऐसी स्थिति में रेखा का समीकरण हो जाएगा y = mx।
इस प्रकार हम जो है रेखा के समीकरण को बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकेंगे। चलिए अब हम एक गणित लेते हैं। मान लीजिए एक प्रश्न है 7x ऋण 5y बराबर 2। इसमें हमको रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है और उसका अंतःखंड हमको ज्ञात करना है। तो हम पहले 5y को अकेले ले जाएंगे, तो 5y को हम उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं और 2 को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 7x ऋण 2। अब मैंने आपको पहले ही कहा है कि हमको x को क्या y को क्या करना है, अकेले रखना है। तो ये y के साथ जो 5 है इसको हम जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। तो y बराबर हो जाएगा 7/5 x ऋण 2/5। अब यदि मैं इसकी तुलना y = mx + c से करूं तो यहाँ पर y का मान तो अब हम यहाँ से तुलना करते हैं। तो यहाँ पर हमको m का मान ज्ञात करना है। तो x के साथ यहाँ m है और यहाँ x के साथ 7/5 है, ये 7/5। और ठीक इसी प्रकार से c मैंने आपको पहले ही कहा है, जो कोफिशिएंट होगा जिसमें केवल कांस्टेंट वैल्यू है c, तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू 2/5 है, लेकिन यहाँ धन का चिन्ह है, यहाँ ऋण का चिन्ह है, इस कारण से ये हो जाएगा ऋण 2/5। तो इस प्रकार से हम जो है m और c का जो मान है वो बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रश्नावली में हमको कुल मिला के अंतःखंड का मान ज्ञात हो तो समीकरण प्राप्त करना पड़ेगा। अगर समीकरण हमको पता है तो अंतःखंड और प्रवणता ज्ञात करना पड़ेगा। ऐसे ही हम और जो है समीकरण बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एक और प्रश्न को यदि हम देखें तो y अक्ष से 6 माप का अंतःखंड काटने वाली और जिसकी ढाल ऋण 5/3 है उसका समीकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर y अक्ष से काटा गया अंतःखंड c जो है उसका मान दिया है 6 और m का जो मान है वो है ऋण 5/3 दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बहुत सामान्य तौर पे हमारे पास सूत्र है y = mx + c। इसी में हम m और c के मान को रखेंगे, तो ये हो जाएगा ऋण 5/3 x धन c का मान हो जाएगा 6। अब इसको इधर ट्रांसफ़र करना है हमको, तो ये हो जाएगा ऋण 5x धन 18/3। अब ये 3 को इधर हम ले आएंगे, तो ये हो जाएगा अपना 3y और ये 5x को इधर लाएंगे तो +5x = 18। ये जो है हमारा रेखा का समीकरण होगा। तो इस प्रकार से हम प्रश्नावली 3 में प्रश्नावली 3 और पेज नंबर 170 इसमें और जो है कुछ प्रश्न अपने को दिए गए हैं। इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हम हल करने का अभ्यास करेंगे। आप सभी भैया बहन स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और अपनी पढ़ाई नियमित रूप से जारी रखेंगे। समय समय पर आप आनंद लेने के लिए अपने जो दैनिक कार्यक्रम हैं वो करते रहें, किंतु पढ़ाई भी आवश्यक है। तो इस पढ़ाई की आवश्यकता को और ध्यान में रखते हुए आप जो है पढ़ाई की ओर ज़्यादा ध्यान देवें। एक आप बात और कहना चाहूँगा कि आप जो इस बार असाइनमेंट बनाए हैं वह संतोषप्रद नहीं है, लेकिन आप सभी भैया बहनों से आग्रह करूँगा कि असाइनमेंट को थोड़ा सा सीरियसली लेके और जो है बनाएं, ताकि आप लोगों को पर्याप्त नंबर असाइनमेंट में दिया जा सके। तो आप सभी भैया बहन अच्छे से पढ़ाई करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस कालखंड में केवल इतना ही। आप सभी भैया बहनों को मेरा स्नेह।